हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं इस मेथड का यूज़ करके, और इसके साथ साथ हमें देखेंगे कि अब नॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं, क्या होता है, किस तरीके से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पिक्चर में आता है। ये आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक सोलवेंट है, पूरा ये सोलवेंट से भरा हुआ है मान लीजिए सोलवेंट, और अगर हम एक ट्यूब लगाते हैं जिसके अंदर यहाँ पे क्या है, एसपीएम लगा हुआ है, इट मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर फिल है सॉल्यूशन। ठीक है, इसी सोल्यूट का सॉल्यूशन फिलअप है। तो हमने ये देखा था ऑस्मोसिस में कि सॉल्वेंट इस एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन साइड क्या होता है, फ्लो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिस्कस किया था। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जहां पर हम सोलवेंट साइड से, अगर हम ये लिखें यहाँ पे, सोलवेंट से अगर हम सॉल्यूशन साइड में जो फ्लो होता है उसको अगर हम स्टॉप कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, हमारा सोलवेंट से सॉल्यूशन साइड जो फ्लो होता है इसका रिवर्स। यानी कि अब क्या सीख रहे हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन साइड से सोलवेंट में किस तरीके से फ्लो होता है। ओके, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि the direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than osmotic pressure is applied to the solution side। इसका मतलब ये हुआ कि osmosis प्रोसेस में जो हमारे पास फ्लो होता है उस फ्लो को हम रिवर्स कर सकते हैं। और वो रिवर्स कैसे कर सकते हैं, अगर हम सॉल्यूशन साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर, यानी प्रेशर ग्रेटर देन पाई, ये अगर हम लगा देते हैं तो उस केस में ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट सोलवेंट, प्योर सोलवेंट फ्लोज आउट ऑफ सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने अभी एक्स्ट्रा प्रेशर की बात की है, किस एक्स्ट्रा प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी एक्स्ट्रा प्रेशर हम लगा रहे हैं। कौन सी साइड लगा रहे हैं, सॉल्यूशन साइड लगा रहे हैं। तो उससे होगा क्या, उससे क्या होगा कि जो प्योर सोलवेंट होता है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, ये मान लीजिए आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है और इसके अंदर प्योर सोलवेंट भी है, तो ये प्योर सोलवेंट रन करेगा सोलवेंट साइड में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगा होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर से पास होने में मदद करती है। ओके, लार्जर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से नहीं जा सकते हैं। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट है कि रिवर्स ऑस्मोसिस में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड हमारा फ्लो होता है सॉल्वेंट का। ओके, अब देखिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दैट विल बी रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, डीसैलिनेशन मतलब होता है कि जो समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है, खारा होता है, तो उसका खारापन हम निकाल रहे हैं। मतलब समुद्र के खारे पानी में से हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड का यूज करके ये कह सकते हैं प्योर वाटर हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। दैट इज द मेन यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमारे पास एक चैम्बर है, उस चैम्बर को हमने सेपरेट किया है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक साइड तो हम लेते हैं फ्रेश वाटर और दूसरी साइड लेते हैं सी वाटर। ठीक, अब हमारे पास ये सी वाटर, तो हम क्या चाह रहे हैं, इस सी वाटर में जो वाटर प्रेजेंट है, जो कि प्योर वाटर है, वो ही इससे पास हो। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम अटैच है जिसे हम पिस्टन कहते हैं। जैसे हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे यहाँ पे भी जो लिक्विड होगा वो प्रेशराइज होगा, और हम कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे,
ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, यानी कि पाई से ज़्यादा प्रेशर हम यहाँ पे लगा रहे हैं इस पिस्टन की हेल्प से। तो होता क्या है, अगर हम नेचुरल तरीके से बात करते हैं तो यहाँ से सोलवेंट जाता है इस एसपीएम के थ्रू साल्ट वाटर में, ठीक है। बट अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ से अब फ्लो होना शुरू हो जाएगा सोलवेंट साइड में। तो हमारे पास पहले से मान लीजिए इतने लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पे फ्रेश वाटर था, अब क्या हो रहा है, यहाँ से फ्रेश वाटर इसके अंदर जा रहा है तो क्या होगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये क्या है, वाटर आउटलेट, मतलब वाटर का, प्योर वाटर निकलने का। इस तरीके से हम यहाँ से सी वाटर डालते रहेंगे इस साइड से, पिस्टन की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रेशर ज़्यादा करते रहेंगे, एसपीएम के थ्रू प्योर सोलवेंट या फिर आप कह सकते हैं प्योर वाटर फ्रेश वाटर में मिलता रहेगा, और ये फ्रेश वाटर हम बाहर निकालते रहते हैं। तो ये होता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब भी हम प्रेशर लगाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा तो सी वाटर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये किस में चला जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसका अब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। जनरली तो हम यूज़ करते हैं इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में ही, ठीक है। अब ये जो एसपीएम होता है, यहाँ पे हम कौन सी एसपीएम का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती हैं, बट हमारे पास क्या होती है, सबसे ज़्यादा हम यूज़ क्या करते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट की, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी सिंथेटिक होती है, हम इसको वापस से डिज़ाइन कर सकते हैं, वापस से सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, दिस इज एन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसपीएम। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज अब नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब हम आएंगे अब नॉर्मल मोलर मास के ऊपर। आप लोग ये जानते होंगे कि जब भी हम कोई आयनिक कंपाउंड लेते हैं और उसको हम डिसोल्व करने की कोशिश करते हैं वाटर के अंदर, तो हमें ये पता है कि वो आयनिक कंपाउंड किस में डिसोसिएट हो जाता है, उसके कोरस्पोंडिंग आयंस में। ये क्या है हमारा के पॉजिटिव, जिस भी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो जाएगा, कैटायन, और यहाँ पे क्या है सीएल नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या कहेंगे, एनायन। तो हम ये कह सकते हैं टेक्निकल वर्ड में कि आयनिक कंपाउंड को जब H2O के अंदर डिसोल्व किया जाता है तो वो आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स कैटायन एंड एनायन। ओके, ये एग्जांपल हो गया। इसके अलावा एक आप NaCl भी ले सकते हैं। जैसे आप NaCl को वाटर में डिसोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ये हमारा कैटायन हो गया, ये हमारा एनायन हो गया। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, अगर हम मान लीजिए एक मोल लेते हैं KCl, एक मोल का मतलब उसका मोलर मास कितना होता है, 74.5 ग्राम। अगर हम एक मोल या फिर हम कहें 74.5 ग्राम KCl लेते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मोल किसका निकलेगा, K प्लस का, और एक मोल किसका निकलेगा, Cl माइनस का। ये हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ऐसा होता है, इफ दिस हैपन्स, देयर विल बी 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास एक मोल K प्लस का है, एक मोल Cl माइनस का, मतलब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल्स पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। ओके, अगर हम ये इग्नोर कर दें कि इनके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन नहीं होता, तो एक मोल KCl 1 किलोग्राम वाटर के अंदर हम क्या कहेंगे कि वो, सॉरी, अगर ऐसा हम इग्नोर करके चलते हैं कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन K प्लस Cl माइनस के अंदर नहीं होता, तो हमारा एक्सपेक्टेड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, नियरली 1.04 के अराउंड, यानी कि 2 टाइम्स क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, इतना एक्सपेक्ट करते कितना बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और ये हम कब करते हैं, जब हम ये इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अगर हम ये इग्नोर कर दे तो हमारा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं वास्तव में, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इफ वी डिड नॉट नो अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वी वुड लेट टू कंक्लूड दैट द मास ऑफ 2 मोल पार्टिकल इज this much 74.5 ग्राम and the mass of 1 mole of KCl would be 37.25 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास when there is a dissociation of solute into ions, the experimentally determined molar mass is always lower than the true value। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम शुरुआत से समझते हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, 2 मोल पार्टिकल कंसिडर करके चलते हैं, जिसका क्या होता है 74.5 मोलर मास होता है,
ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो KCl का मास कितना हो जाता है 37.25 ग्राम, ठीक है, क्योंकि हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कंसिडर नहीं किया है। एक्चुअल में कितना होना चाहिए हमारा 74.5 ग्राम क्या होना चाहिए KCl का मास होना चाहिए 2 मोल्स का, बट हमने अब क्या इग्नोर कर दिया, इंटर आयनिक इंटरेक्शन को इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास क्या बच जाता है 37.25 ग्राम KCl का मास बच जाता है। ओके, क्योंकि हमने क्या किया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इग्नोर कर दिया है, ठीक है, हमारे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि हमें हमारे पास जो हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास, वो मोलर मास ऑलवेज क्या होता है, लोअर होता है कि ट्रू वैल्यू से। मान लीजिए कि ये है बात है कि ट्रू में, रियलिटी में उसका क्या कह सकते हैं आप, मोलर मास कह सकते हो कि रियल में उसका मोलर मास है मान लीजिए 50 ग्राम, ठीक है, और हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो हमारा निकलता है 25 ग्राम। अब ये 25 ग्राम क्यों आया है हमारा, इसका एक रीज़न तो क्या है, हमने इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को क्या किया, इग्नोर किया है। दूसरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमें ये पता चलता है कि 2 मोल हमें कंसिडर करने चाहिए थे, जबकि हमने क्या कंसिडर किया, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल KCl को कंसिडर किया था, जिसका हमें कितना आ रहा था 37.25 ग्राम हम लेके चल रहे थे। ओके, तो हमेशा अगर हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की नॉलेज नहीं होगी तो हमेशा क्या होगा, हमारा जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मोलर मास होगा वो हमेशा क्या ही आएगा, कम ही आएगा ट्रू वैल्यू से, क्योंकि हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नॉलेज हमारे पास प्रॉपर नहीं थी, ठीक है। जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इस इक्वेशन में, ये KCl है, डिसोशिएट हो रहा है, तो डिसोसिएशन में भी हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया है, यानी कि नॉलेज नहीं थी। अगर इसी तरीके से हमारे पास एसोसिएशन भी एक प्रोसेस होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मोलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होकर क्या बनाते हैं, एक ही मोलिक्यूल बनाते हैं। देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये है CH3COH एसिटिक एसिड है, 2 मोल हैं, अगर मैं इसको बेंजीन में डिसोल्व करता हूँ तो ये क्या बन जाते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जाता है यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करता है। एक्चुअली ये थे कितने, 2 मॉलिक्यूल थे, बट आफ्टर डिसोल्विंग इन सॉल्यूशन इट बिकम सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम अगर 2 कंसिडर करके चलेंगे, बट उसके हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए मोलर मास का, बट ट्रू में तो क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के हिसाब से ट्रू मोलर मास आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा मोलर मास हमेशा ट्रू वैल्यू से क्या आएगा, कम आएगा। तो एसोसिएशन में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है। अब मोलर मास विच इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एज अबनॉर्मल मोलर मास। जो डिसोसिएशन में हम कह रहे थे कि हमेशा क्या आएगा, कमी आएगा, एसोसिएशन में हो सकता है वो ज्यादा हो जाए मोलर मास। तो ये जो मोलर मास का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से या नॉर्मल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से, तो उसी मोलर मास को हम क्या कह देते हैं, अबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब ये अबनॉर्मल मोलर मास हमें पता कैसे चलता, ठीक है, इसके बारे में हमें नॉलेज कैसे आती। तो एक साइंटिस्ट थे वेंटोफ, जिन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था दैट विज आई, जिसको उन्होंने नाम दिया वेंटो फैक्टर। तो ये वेंटो फैक्टर बताएगा हमें कि कितना एक्सटेंट में डिसोसिएशन हुआ है या फिर एसोसिएशन हुआ है। ये हमें आई जो यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं वेंटो फैक्टर, ये क्या बताएगा कि कितना डिसोसिएशन हुआ है उस पार्टिकुलर सोल्यूट का और कितना एसोसिएशन हुआ है आफ्टर डिसोल्विंग इन द प्रॉपर सोलवेंट उस सॉल्यूशन के अंदर। तो अब आई निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। वैसे तो हालांकि देखा जाए तो सभी तरीकों में एक ही चीज यूज हो रही है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम कह रहे हैं नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय अब नॉर्मल मोलर मास। अगर हमें आई कैलकुलेट करना है कि कितना एक्सटेंट में डिसोसिएशन हुआ है या एसोसिएशन हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल मोलर मास निकाल लेंगे और एक अब नॉर्मल मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आई आ जाएगा। दूसरा होता है हमारा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक जो कैलकुलेटेड है जो हम यूज करते हैं, एक ऑब्जर्व क्या होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा सेट, और कैलकुलेटेड क्या होती है जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, ओके। और तीसरा होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। यानी कि आई हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे
डिवाइडेड बाय सॉरी आफ्टर, यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या आएगा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद में कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे, और डिवाइडेड में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पहले कितने थे। तो न्यूमिनेटर में हम क्या कहेंगे कि बाद में डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद में कितने मोल्स बचे, डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन और एसोसिएशन के पहले कितने मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स तो पार्टिकल्स कितने थे, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये तीन तरीकों से हम क्या निकाल सकते हैं, वेंटो फैक्टर निकाल सकते हैं। और वेंटो फैक्टर हम जनरली यूज करते हैं एक्सटेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने होते हैं कि अबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है हमारा। अबनॉर्मल मोलर मास होता है हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास एंड calculated colligative property are obtained by assuming that the non volatile solute neither associated nor dissociated। जो abnormal होगा, अबनॉर्मल होता है, देखिए अबनॉर्मल का मतलब सिंपल होता है जो नॉर्मल से अलग हो। नॉर्मल तो क्या होता है, जो हमेशा ट्रू वैल्यू दिखाई देता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें क्या नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, हम उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, उसको हम क्या कह देंगे, अबनॉर्मल मोलर। ऑब्वियस ही बात है, जो ट्रू वैल्यू से दूसरी वैल्यू आएगी तो उसको अबनॉर्मल ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है अबनॉर्मल का मीनिंग, अबनॉर्मल मोलर मास का मीनिंग। अब हम ये देख लेते हैं, अगर किसी केस के अंदर यानी कि एसोसिएशन केस के अंदर आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक से कम, ठीक है। और अगर डिसोसिएशन केस की बात करें तो आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 से ज्यादा। देखिए एग्जांपल के तौर पे KCl को अगर मैं H2O के अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, 2। अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू कैसे निकाली हमने, हम निकाल रहे हैं आई इज इक्वल टू, ये यूज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि ये डिसोसिएशन की बाद की कहानी है और ये पहले की कहानी। तो बाद में कितने मोल्स थे, 2 हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितने, 1 है। तो आई की वैल्यू नियरली 2 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 मोलिक्यूल्स ऑफ CH3COH एसिटिक एसिड जब बेंजीन में डिसोल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ही मोलिक्यूल बन रहा है। तो आई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये क्या जाएगा, 0.5, नियरली इक्वल टू। ये हम यहाँ से रफली आइडिया दे रहे हैं कि एसोसिएशन में हमेशा, ये हो गया एसोसिएशन, तो इसमें हमेशा आई की वैल्यू क्या आएगी, 0.1 से कम आएगी, ठीक है, लेस देन 1। और डिसोसिएशन में हमेशा ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि डिसोसिएशन के बाद मोलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि मोलर मास में ये अबनॉर्मल मोलर मास आता है हमारा, तो उसको कैसे दूर करते हैं। तो अब हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, इस वेंटो फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ताकि क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ज्यादातर यूज कर रहे थे मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, सोल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वेंटो फैक्टर आई है, ये सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारा मोलर मास क्या है, एग्जैक्ट आए। तो सबसे पहले हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 इज इक्वल टू, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे I इंटू N2 बाई N1, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कर देंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू I KBM, ओके। यू हैव टू इंसर्ट द I इन राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KFM। लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू ICRT, ओके। अब ये जो सी है यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम मोलैरिटी बोल रहे हैं, और मोलैरिटी को आप चेंज कर सकते हैं। मोलैरिटी क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, N2 से, क्योंकि सोल्यूट को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसको हम V से लिखते हैं। तो इस C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2/V। दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू I इंटू N2RT/V, ओके। अब हम चलते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ। देखिए ये प्रॉब्लम में हम क्या सीखेंगे कि हमें वेंटो फैक्टर कैसे निकालना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालना है, या फिर हम कहें डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड है। हमें एसिटिक एसिड का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दे दिया है, हैविंग डेंसिटी, और उसकी डेंसिटी भी दी हुई है 1.06 ग्राम पर ml इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। और ये क्वांटिटी हमें क्या करना है, 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व करनी है। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर द स्ट्रेंथ वाज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया हमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जो एसिड क्या है हमारा, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। हमें KF की वैल्यू भी दी हुई है, गिवन है 1.86 केल्विन
किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो हमें देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। आई हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीएफ की बात हो रही है, तो डेल्टा टीएफ का हम अगर यूज करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे क्या लगे, आई इंटू के एफ एम, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हमें सबसे पहले तो किस पे जाना चाहिएगा, एम पे जाना चाहिए, यानी कि मोलैलिटी निकालनी चाहिए हमें। अब मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमें क्या पता होना चाहिए, मोल्स पता होने चाहिए सोल्यूट के कितने मोल्स है। अब सोल्यूट क्या है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे कितना था, 1 लीटर वाटर था और यहाँ पे कितना 0.6 ml है। तो 1 लीटर वाटर ज्यादा है, इसका मतलब ये सोलवेंट हो गया, और 0.6 ml एसिटिक एसिड क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, ठीक है। तो सोल्यूट हमारा हो गया एसिटिक एसिड, तो हम एसिटिक एसिड क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज गिवन बाय मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब हमारे पास मास नहीं दिया हुआ है, तो हम मास कैसे निकालेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे डेंसिटी का, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। हमें जैसे अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूट निकालनी है तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अगर हमें यही चीज निकालनी होती है सॉल्यूशन के लिए तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये डेंसिटी का फॉर्मूला हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ एसिटिक एसिड, तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड और डिवाइडेड बाय मोलर मास, हमारे पास पहले से ही था डिनोमिनेटर में। अब देखिए डेंसिटी भी हमें दी हुई है 1.06 ग्राम पर एमएल, इंटू वॉल्यूम भी दिया हुआ है 0.6 ml, और डिवाइडेड मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं CH3COOH का, बड़ा इजी है इसको कैलकुलेट करना। देखिए कैलकुलेट करते हैं CH3COOH, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन का 12, हाइड्रोजन यहाँ 3 है तो ये 3 हो जाएगा, फिर से कार्बन 12 और ये ऑक्सीजन 2 है, 16 32 प्लस हाइड्रोजन का 1, इन सबको हम ऐड करते हैं तो कितना जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.0106 मोल। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, अब मोल्स आ गए तो हमारे पास इजीली क्या आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट ध्यान दीजिए, मास ऑफ सोलवेंट की जगह हमें 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ था, तो जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो आप ये मान के चलिए वाटर की डेंसिटी कितना होता है, हमेशा 1 ग्राम पर एमएल होता है, ठीक है। वैसे तो 0.999 होता है, बट हम इसको 1 कंसिडर करके चल सकते हैं, क्योंकि जितना लीटर हम वाटर के बात करेंगे उतना ही उसका क्या होता है, मास होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मास ऑफ सोलवेंट क्या लिख दिया, 1 kg लिख दिया इजीली। तो मोलैलिटी हमारे पास कितनी आ गई, 0.016 मोल पर किलोग्राम। ओके, अब हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा टीएफ यूज करेंगे, ठीक है। डेल्टा टीएफ क्या है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई थी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट कौन सा कर रहे हैं हम, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इससे जो भी डाटा आएगा वो क्या होगा, अब नॉर्मल होगा, जो गिवन से क्या होगा, अलग होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें आई इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेल्टा टीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। डेल्टा टीएफ कितना आएगा, देखिए सबकी वैल्यू पुट कर दे, केएफ की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास, ओके, इंटू एम हमने निकाल लिया है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.017 केल्विन, और हमें प्रॉब्लम में डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी हुई थी, देखिए यहाँ पे द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड वाज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। ओके सॉरी, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो केल्विन में ही आ रहा है। ओके, तो यह हमारे पास यहाँ आ गया केल्विन में, हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, आई की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे हम, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है फ्रीजिंग पॉइंट की, तो हमारा आई हम कैसे लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे तो हमें क्या दिया हुआ था, ये ऑब्जर्व था यानी कि एक्सपेरिमेंट से दिया हुआ था 0.0205 केल्विन, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है 0.01797 केल्विन। और ये याद रखिएगा, जब भी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकालेंगे तो उसको निकालेंगे विदाउट आई का यूज करते हुए, ठीक है। उसमें आई नहीं रखेंगे हम, क्योंकि हम जो कैलकुलेटेड निकाल रहे हैं उसमें हम क्या हटा के चल रहे हैं,
एसोसिएशन और डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट को हटा के चलते हैं। दैट्स वाई हमारा रिजल्ट अलग आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अब नॉर्मल कहते हैं। तो हमारे पास आई की वैल्यू आ गई यहाँ से, जो हमसे सवाल में पहले पार्ट में पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर, एंड वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू 1.041। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आई की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, और हमारा जो प्रोसेस था वो भी क्या था, डिसोसिएशन। हमने पहले पढ़ा था कि डिसोसिएशन प्रोसेस के अंदर आई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। और एसोसिएशन प्रोसेस होता तो हम कहते हैं आई की वैल्यू हमारा लेस देन 1 होती। अगर आप प्रॉब्लम सोल्व करते करते यहाँ पे आपकी वैल्यू अगर 1 से कम आ रही हो डिसोसिएशन प्रोसेस में, तो आप एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करिए, आई की वैल्यू डिसोसिएशन प्रोसेस के लिए हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगी। अब हम निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, ठीक है। किसी भी एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka। ये हम 11th क्लास इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर सीख चुके हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट अब कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमें Ka निकालना है तो हम Ka के लिए इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज H प्लस मल्टीप्लाइड बाई CH3COO नेगेटिव, इन दोनों का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट विल बी CH3COOH। तो इस तरीके से हमारे क्या आ जाएंगी, Ka आ जाएंगे। जो ये कंसंट्रेशन हमने Ka के अंदर अभी लिखी थी, ये कहाँ पे है, हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास n/1 यानी कि हमारे पास क्या था, n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स थे CH3COH के स्टार्टिंग में, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था। तो ये बने ही नहीं होंगे, 0 रहेंगे। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू सम टाइम t, तो ये क्या होंगे, हम मान लेते हैं कि ये डिसोशिएट हो रहे हैं किसमें, x में। तो ये कितने बनेंगे, x ही फॉर्म होंगे, हमें पता है, क्योंकि अगर ये एक मोल होता है तो ये भी एक मोल बनेगा, ये भी एक मोल बनता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं यहाँ पे। अब हम ये जो x कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, कि कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का है, उसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए इक्विलिब्रियम पे हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, ये जितने भी पार्टिकल इन सबको ऐड कर देंगे हम। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स। इक्विलिब्रियम का मतलब वो डिसोशिएट हो चुके हैं। अब हम आई की वैल्यू निकालेंगे फिर से यहाँ पे, क्योंकि हमें आई 3 तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहाँ से I की वैल्यू हम क्या निकाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल कितने थे, हमें यहाँ लिख सकते हैं n इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई n। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स ही बचेगा। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब हमारे पास I एक हमने पहले भी निकाला हुआ है, ठीक है। उस I को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि वेंटो फैक्टर तो पूरे की पूरी रिएक्शन में सेम ही रहेगा, ओके। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, सॉरी x क्या आ जाएगा, 1 माइनस आई, वेंटो फैक्टर। इस तरीके से हमारा x आ गया। ये x हमें निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब भी डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकालेंगे तो ये जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होती हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म इक्विलिब्रियम पे ही लिखी जाती हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे ही हम इनका कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे किसकी CH3COH की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, n इंटू 1 माइनस एक्स, ओके। ये कंसंट्रेशन हो जाएगी CH3COH की एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हम सारी कंसंट्रेशन टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n भी है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी है, इनटू में x भी है, x इज द सेंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे एसिटिक एसिड की, दैट विल बी n इंटू 1 माइनस एक्स। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.0106 इंटू में 1 माइनस एक्स निकाल लेंगे। उसी तरीके से हम CH3COO नेगेटिव की वैल्यू निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन टर्म निकाल लेते हैं, दैट विल बी NX, इसकी वैल्यू आ जाएगी H प्लस की, इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन सारे टर्म आ जाएंगे। Ka निकालेंगे तो हम यहाँ पे सारी वैल्यू लिखेंगे। देखिए Ka क्या होता है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं तो मल्टीप्लाई में रहेंगे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। जैसे हम ये मेंशन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पहले मेंशन किया हमने, उसके बाद सारी की सारी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, Ka आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे, हमारा Ka आ जाएगा। Ka क्या है हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके। थैंक यू।